हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि अनअकैडमी की तरफ से आइकॉनिक प्लान लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। और ये आइकॉनिक प्लान जो है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा जब आप तैयारी करते हो, अपनी CSIR की प्रिपरेशन करते हो उसके लिए। बिकॉज इसमें जो है आपका सारा एनालिसिस होता है, आपकी परफॉर्मेंस का हर एक चीज़ जो है वो आपको मिलती है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से कर सके। तो आपने देखा होगा आइकॉनिक प्लान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी इसका प्लान लेना चाहते हो, आइकॉनिक या नॉर्मल वाला जो भी, तो आपको बस करना क्या है, आपको मेरा जो शिक्षा 10 रेफरल कोड है उसको यूज़ करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। जब आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होगा वो मिलेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का एक और कोर्स देखिए शुरू हुआ है। जो भी लोग CSIR की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइफ साइंसेस बैच आया है। इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इस बैच में मोस्ट टैलेंटेड जो हैं एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइफ साइंसेस का पूरा बैच होगा और ये बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जल्दी से ज्वाइन कीजिए बिकॉज प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है। तो इसलिए प्राइस हाइकिंग से बचने के लिए आप अभी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सब कुछ लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट की। देखिए अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है, इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, रजिस्टर करेंगे तो इसमें अगर आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि टेस्ट होगा, ठीक है। और 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 23 क्वेश्चन आएंगे पर्टिकुलर जनरल एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, लाइफ साइंसेस के। और इन टेस्ट में होगा क्या कि अगर आप अच्छा कर ले जाते हो तो आपको अमेज़न के वाउचर मिलेंगे। फर्स्ट पे आते हो 10,000 वाउचर, सेकंड पे आते हो 5,000 वाउचर, इसी तरीके से वाउचर मिलेंगे, ठीक है। और ये कॉम्बैट टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी करवाएगा CSIR UGC नेट के लिए, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्दी से लिंक पे जाके जल्दी से ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और जिन्हें भी सब्सक्रिप्शन लेना है मैंने बता दिया है, शिक्षा 10 रेफरल कोड का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज के जनवरी मंथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। और चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है, ठीक है। एम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी राज्य में नया कोई एम्स जो है खुल रहा है या बन रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये अभी हाल ही में गुजरात में जो है एम्स की आधारशिला रखी गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शहर है गुजरात का। देखिए ऑप्शंस में है सूरत, राजकोट, गांधीनगर या फिर पालनपुर। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकोट। गुजरात के राजकोट शहर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स की आधारशिला रखी, ठीक है। इसको अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। देखिए कोरोना वैक्सीन जो है कोवैक्सीन वो तो आपकी चल ही रही है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्योंकि 31 दिसंबर का है और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलेगा राजकोट में एम्स के लिए 201। ये आपका थोड़ा यहाँ से टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको रखा गया है। राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि, अगर आपसे पूछ ले कि एम्स के लिए कितनी भूमि का आवंटन किया गया है तो 201 एकड़ से अधिक भूमि है जो आवंटित की गई है एम्स के लिए, ठीक है। इसके निर्माण पर लगभग देखिए लिखा हुआ है 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे जिसमें से 30 बिस्तर जो है वो आयुष ब्लॉक में होंगे, ठीक है। मतलब वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आयुष वालों के लिए जो है रिजर्व जो आयुष कार्ड बनता है उससे रिलेटेड है, ठीक। तो वो आयुष ब्लॉक में होंगे, बाकी 750 टोटल जो है वो बेड होंगे, ठीक।
चलिए आते हैं एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ देखिए AICF, ठीक है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके यूपी का भी अगर कोई एग्जाम आता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जो चेयरमैन, जो अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, जो अध्यक्ष बने हैं नए, वो आपके यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो देखिए आपके ऑप्शंस है डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर संजय कपूर, डॉक्टर रवि अग्रवाल या डॉक्टर मनोज सिन्हा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संजय कपूर, स्पेशली कानपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो संजय कपूर, इनको बनाया गया है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई यूपी का जो व्यक्ति है वो बना है अध्यक्ष पद पे। ठीक है, और इसमें 32 राज्यों ने, देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजा राम को 2 वोटों से पराजित किया है। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव 4 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पहली बार कोई यूपी से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वेंकट राजा राम को 31 और डॉक्टर संजय कपूर को 33 वोट मिले हैं। इस चुनाव में 32 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ब्रेल दिवस जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि देख नहीं पाते हैं, ठीक है, देख नहीं पाते, तो उनके लिए आपको पता है लुई ब्रेल द्वारा एक ब्रेल लिपि चलाई गई थी और उसमें था क्या कि अक्षर जो होते हैं उभरे हुए होते हैं, जिससे उनको वो सारे जो अक्षर हैं उसको, उनकी जो बुक्स वगैरह होती है उसमें सारे अक्षर वैसे उभार लिए होते हैं, जिसको वो सिर्फ अपने फिंगर से टच करके समझ जाते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को ब्रेल लिपि बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रेल दिवस जो है, विश्व ब्रेल दिवस, वो किस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे। देखिए आपका ऑप्शन है 5 मार्च, 4 जनवरी, 8 अप्रैल या फिर 2 अगस्त। तो राइट हो जाएगा 4 जनवरी, बिकॉज 4 जनवरी ही लुई ब्रेल का जन्म दिवस है, तो इसी दिन को वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर से मनाया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डेटा है संयुक्त राष्ट्र का, जिसके अकॉर्डिंग विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है, वो देख नहीं सकते, मतलब अंधे हैं, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है, मतलब किसी टाइप का हो सकता हो कि मतलब जैसे नहीं होते, जन्म से होते हैं कुछ लोगों को बाद में कोई दृष्टि विकार हो जाता है। इस तरह के 253 मिलियन लोग हैं जिनमें कोई ना कोई आंख में दृष्टि विकार है। देखिए लिखा हुआ है विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। भारत में जो ब्रिटेन के उच्चायुक्त बने हैं वो निम्न में से कौन बने। आपका ऑप्शन है विक्रम दुरईस्वामी, अलेक्जेंडर एलिस, मोइनुल हक या फिर विक्रम मिस्री। ठीक है, तो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जो है वो कौन नियुक्त किए हुए हैं, तो वो नियुक्त हुए अलेक्जेंडर एलिस। ठीक है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर एलिस जो है वो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए लिखा हुआ है अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे सर फिलिप बार्टन का, इनसे पहले कौन थे, सर फिलिप बार्टन, ठीक है, उनका स्थान लेंगे। एलिस ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे थे और इससे पहले वो लिस्बन और ब्राज़ील में भी सेवारत रह चुके हैं। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है, सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाला कौन सा व्यक्ति है। देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, डेविड रॉक्स या फिर बर्नार्ड मार्कस। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें से राइट है आपका जेफ बेजोस। ठीक, हम लोग जानते हैं अमेजन के फाउंडर, ठीक है, अमेजन के फाउंडर जो है जेफ बेजोस, जिनका हाल ही में क्या हुआ था, डाइवोर्स भी हुआ था और ये अपने मतलब दुनिया में पहले नंबर पे धनी व्यक्ति के रूप में भी रह चुके हैं, फिलहाल नहीं है लेकिन पहले
आए थे, ठीक है, अभी हाल में ही 1-2 साल पहले जो है इनका स्थान पहला था, और अब इनका देखिए आया है सबसे ज़्यादा डोनेशन करने वाले व्यक्ति में। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो डोनेशन, ऐसे लगभग जितने भी आपके पैसे वाले लोग हैं मोस्टली लोग, उन लोग डोनेट करते रहते हैं, ठीक है। कुछ अपने ही एनजीओज़ को डोनेट करते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों में डोनेट करते हैं। जैसे इस बार जो है जेफ बेजोस, इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए डोनेशन दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से डोनेशन ये लोग करते रहते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची जारी की है। पहले स्थान पर मौजूद अमेजन के मुखिया जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए 10 अरब डॉलर, ठीक है, यानी कि लगभग कितने 772.39 अरब रुपए का दान किया। आप समझ सकते हो कितना बड़ा दान है ये, ठीक है, इतना बड़ा मतलब डोनेशन किया 10 अरब डॉलर का। दूसरा सबसे बड़ा दान फिल नाइट और उनकी पत्नी पेनी ने किया है। नाइट और उनकी पत्नी ने नाइट फाउंडेशन, जो इनके नाम से चलाया हुआ फाउंडेशन है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि बिजनेसमैन ऐसा भी करते हैं, अपने फाउंडेशन वगैरह खोलते हैं जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपने ही फाउंडेशन यानी कि नाइट फाउंडेशन को 90 करोड़ डॉलर यानी कि 65.89 अरब रुपए और ओरेगन यूनिवर्सिटी को 30 करोड़ डॉलर यानी लगभग 21.96 अरब रुपए का दान किया है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कौन सा भाई ऐसा स्टेट है जिसने ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल जीत के लाएगा तो उसको क्या करेगी वो स्टेट अलग से, मतलब जो देखिए होता क्या है कि आपको केंद्र की तरफ से तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपने जो है स्टेट से अगर बिलोंग करते हो या स्टेट वाले भी जो हैं वो कई दूसरे स्टेट वाले भी दे देते हैं, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो तो हेल्प करते ही करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इस बार जो है राजस्थान ने ऐसा रखा है कि अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाएगा कोई भी प्लेयर तो उसको हम क्या करेंगे 3 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, 3 करोड़ रुपए देंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन थे राजस्थान, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, तो उसमें से राइट क्या हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने ये जो है घोषणा की है 3 करोड़ रुपए की। चलिए देखिए लिखा हुआ है राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल जैसे, मतलब कि ओलंपिक और एशिया राष्ट्रमंडल में भी वो जो है राशियां देता ही रहता है और अब बढ़ा भी दी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को 75 लाख की बजाय 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले कितने दिए जाते थे 75 लाख दिए जाते थे, अब उसको कितने दिए जाएंगे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर वो ओलंपिक में गोल्ड जीतता है। अगर वो सिल्वर जीतता है तो पहले 50 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर वो ब्रॉन्ज जीतता है यानी कि कांस्य पदक जीतता है तो पहले उसको 30 लाख रुपए दिए जाते थे और अब उसको कितना दिया जाएगा भाई 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देने के लिए गेम्स जो हैं, ठीक है, खेलो इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ताकि हमारे देश में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ठीक है, गांवों में शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही डाइट जिनको नहीं मिलती, जिनको सही कोच नहीं मिलते, जिनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, उनके पास पैसा हो तो वो बहुत बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, और लोग भी सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 पे ही, इन सारी चीज़ों को देख करके आजकल का जो पेरेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन करे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हों और देश का नाम जो है आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये धनराशि जो है आवंटित की जा रही है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, मैं पहले अपने में इस क्वेश्चन का आंसर जो है कुछ क्लासेस में बता भी चुकी हूँ। आपको बताना है कि राजस्थान का जो खेल है नेशनल, मतलब राजस्थान का जो स्पोर्ट है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट नहीं, राजस्थान का जो स्पोर्ट है पर्टिकुलर वो कौन सा स्पोर्ट है, ठीक है, आप बताइएगा मुझे। देखिए हर स्टेट का भी अपना एक पर्टिकुलर स्पोर्ट होता है ना, जैसे कि अगर हम बात करें हमारा नेशनल स्पोर्ट तो हॉकी है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट्स के भी कुछ अपने स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है राजस्थान का कौन सा है। चलिए
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। ये भी चीज़ आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने राष्ट्रगान में, अपने नेशनल एंथम में उन्होंने कुछ चेंजेस किए, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। कौन सा देश है भाई? चाइना है कि ऑस्ट्रेलिया है कि नेपाल है कि जापान है? तो राइट आंसर है भाई ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। चलिए क्या बदला है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश की स्वदेशी आबादी, मतलब जो देश की स्वदेशी आबादी का क्या मतलब होता है? वो लोग नहीं जो माइग्रेट करके आए हैं, किसी दूसरी कंट्री से आके रह रहे हैं, वो लोग नहीं। स्वदेशी आबादी मतलब हमारे ही देश के लोग। ठीक है, जैसे भारत में हम लोग रहते आए हैं, हमेशा से हमारी भारत है, तो हम, ठीक है, जो माइग्रेट करके, जो कोई परदेशी जो यहाँ पे आके रह रहा है, मान लीजिए वो वीज़ा लगा के, टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू या कोई भी तरीके से वो रह रहा है, वो नहीं, स्वदेशी आबादी में आएगा जो हम लोग जैसे हैं। ठीक, तो स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। क्या शब्द बदला है? देश के राष्ट्रीय गीत को उसके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द से बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, मतलब कि जब आपका न्यू ईयर था उसी टाइम पे, ठीक है, राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, ठीक है, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति, ये देखिए राष्ट्रगान है, ठीक है, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति की जो दूसरी लाइन है, ठीक है, दूसरी वाली लाइन है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, लाइन में था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, ठीक है, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, यंग एंड फ्री था ना पहले, अब क्या कर दिया गया है? फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है, यंग की जगह वन कर दिया गया है। हम एक एवं स्वतंत्र हैं, कि हम एक हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है, और क्या है? स्वतंत्र हैं, करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि अब फॉर वी आर यंग एंड फ्री की जगह हो जाएगा फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक, इसको याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा चेंज है भाई। नेशनल एंथम में अगर कोई चेंज होता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो इनकम है वो डबल की जा सके? ठीक है, तो कौन सा उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम मतलब एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? कौन सा राज्य? देखिए बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जिसमें से राइट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये नई शुरुआत की गई है ताकि किसानों की जो आय है उसको क्या किया जा सके? डबल किया जा सके। चलिए देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान जो है 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है, हो गया है। ठीक है, इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जो कुछ नए कृषि कानून है वो, और भी जो कई तरह की गतिविधियां होती है कि इनसे मतलब इतना हो सकता है, इनसे ये हो सकता है। ठीक है, इनके जरिए आपको जो है कम दाम के अच्छे बीज मिल सकते हैं, हर तरीके से मतलब कुल मिला के लागत कम आए और जो मतलब उनकी आमदनी हो वो डबल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि किसान ही है, किसान तबका ही है बेचारा जो सबसे ज़्यादा मोस्टली परेशान रहता है, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर किया जा सके, इस वजह से यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है अभियान चलाया जा रहा है। 6 जनवरी से इसको स्टार्ट किया जा चुका है। तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। बाकी आगे भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।